इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। लेकर आई हूं देश और दुनिया की खबरें बिना लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा, आंख कान खोल के। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। किसान दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जाकर धरना देने के लिए तैयार नहीं है। किसान नेताओं ने साफ कह दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती वो बॉर्डर पर डटे रहेंगे। तस्वीरें कुछ आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें दिल्ली, हरियाणा और यूपी बॉर्डर की हैं, जहां पर किसान बड़ी तादाद में जमा हुए हैं और खासकर सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर वो हैं जहां पर हलचल सबसे ज्यादा तेज है। हालांकि शाम में दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसान थोड़ा गुस्से में नजर आए। दिल्ली मार्च के चौथे दिन भी किसान बॉर्डर से हटने को कतई तैयार नहीं है। इन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर जाने की इजाजत इन्हें मिलनी चाहिए, तभी वो बॉर्डर खाली करेंगे, तभी रास्ता सामान्य हो सकेगा। चेतावनी इसके आगे की भी है। अगर सरकार नहीं मानती है तो किसानों का इरादा दिल्ली को पूरी तरह से जाम कर देने का है। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पर किसान लाव लश्कर के साथ जमा हुए हैं। महीनों का राशन इनके पास है। किसानों ने साफ कर दिया है कि सरकार से अपनी शर्तों को पूरा करने के बाद ही हम दिल्ली से वापस घर लौटेंगे। वहीं किसान नेता सुरजीत सिंह फूल ने कहा है कि बुराड़ी ओपन पार्क नहीं बल्कि एक ओपन जेल है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार को किसानों के साथ बिना शर्त बात करनी होगी। सरकार का इनविटेशन था, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, प्रवान नहीं किया, क्योंकि उस इनविटेशन में एक शर्त कंडीशन था कि पहले किसान जितने भी इस हाईवे पर जो दूसरे जो रोड हाईवे रोड है उन पर बैठे हैं वो सभी अपने व्हीकलों के साथ बुराड़ी पार्क में चले जाएं। सो असी इस कंडीशन को समझते हैं भी वो किसान जथेबंदियों का या किसानों के संघर्ष का अपमान है। असी उसको प्रवान नहीं किया, उसको अप्रवान करता, एक्सेप्ट नहीं किया। इस बीच गाजियाबाद बॉर्डर पर भी किसान रात के वक्त भी डटे हुए हैं। किसानों ने खाने पीने की व्यवस्था से लेकर मच्छर भगाने के इंतजाम भी किए हैं। किसान नहीं जा रहे हों, लेकिन उसके आसपास उन्होंने दिल्ली के सभी बॉर्डर्स घेर लिए हैं, ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है। मैं इस समय दिल्ली यूपी की सीमा यूपी गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ देखिए तमाम जो किसान हैं रात के समय भी डटे हुए हैं। कल रात भी वो यहाँ डटे रहे और उन्होंने अपने तमाम इंतजाम जो है वो यहाँ किए हैं। सबसे पहले खाने पीने की बात कर लेते हैं तो उसका इंतजाम भी यहाँ पर पुरजोर तरीके से किया गया है। यहाँ पर देखिए ये पानी की व्यवस्था है और खाना उस साइड बनाने की तैयारी चल रही है। इधर बाकायदा जो सिलेंडर है उसका इंतजाम कर लिया गया है। गैस यहाँ जलाई जा रही है क्योंकि रात को ठंड होगी तो बिस्तर का भी इंतजाम होगा, लेकिन वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। इधर देखिए ये जो मच्छर भगाने का इंतजाम है वो भी यहाँ पर किया गया है और किसान देखिए यहाँ इस तरह से जो मैट है वो बिछाया हुआ है उस पर बैठे हुए हैं, लेकिन रात को ये बिस्तर का इंतजाम भी यहाँ करेंगे। और बिस्तर का इंतजाम मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप देखिए कि जो ये ट्रैक्टर हैं इसमें ये बिस्तर का इंतजाम करके लाए हैं। यहाँ देखिए ये रजाई है, ये ब्लैंकेट है और दूसरी व्यवस्था जो है वो की गई है। एक बार आप मास्क लगाइए, आपसे पूछेंगे क्या कुछ व्यवस्था रात के लिए है? ठंड तो बढ़ जाती होगी रात? ये कंबल है, रजाई है, गद्दे हैं, सब है। ठंड लगती है लेकिन रात ठंड तो लगती है, जब ठंड हो रही ठंड तो लगेगी, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। तो आप सुन सकते हैं आंदोलन जारी रहे उसके लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मैं एक बार उधर दिखाऊं, वो देखिए सामने लंगर की एक वैन है, उसमें पूरा लंगर है जो इनके लिए खाने की व्यवस्था कुछ संस्थाएं भी यहाँ कर रही हैं। अब इधर चलते हैं, एक बार यहाँ पर जो बाकी किसान हैं उनसे पूछेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। वो तस्वीर बेहद अहम है। इधर कुछ जो मनोरंजन का इंतजाम है वो भी किसानों ने किया था। कुछ देर पहले वो यहाँ पर कुछ गीत गा रहे थे, राष्ट्र के गीत गा रहे थे, वो हमने यहाँ पर सुना था। अब आपको मैं दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ, वहाँ क्या कुछ इंतजाम है वो हम आपको दिखा देते हैं। इधर कुछ ट्रैक्टर हैं, उन ट्रैक्टर में भी काफ़ी इंतजाम वो लोग
करके आए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, रात को ये ट्रैक्टर में ही सोएंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ इसमें बिछाकर पूरी व्यवस्था की गई है। एक बार मुंह ढकिए, आप, आपसे पूछेंगे क्या इंतजाम रहता है, रात को किस तरह से सोते हैं? यही सड़क पे सोते हैं सर, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। लेकिन डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं यहाँ से। मच्छर भी काटते हैं। मच्छर भी काटते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर व्यवस्था के बावजूद रात को ठंड बढ़ती है या फिर कोई और परेशानी आती है, कष्ट होता है, तो भी वो डटे रहेंगे। जब हमने किसानों के नेता राकेश टिकैत से बात की तो उनका ये कहना है कि 26 जनवरी का इंतजाम तो अभी तक करके आ चुके हैं, उसके आगे के इंतजाम की भी जरूरत पड़ी तो उस इंतजाम को भी किसान करेंगे। अभी यूपी के किसान और आसपास के कुछ हिस्से के किसान हैं, लेकिन राजस्थान और अन्य हिस्सों के किसान भी देश की राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर दिल्ली में एंट्री नहीं होगी तो भी सीमाओं से नहीं हटेंगे। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। पहले हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की तरफ से किसान आगे बढ़ रहे हैं। कोई कह रहा है 4 महीने का राशन है, कोई कह रहा है 6 महीने का राशन है। इरादे बुलंद हैं, कह रहे हैं मांगे मानी नहीं जाएगी तो पीछे हम हटेंगे नहीं। किसान नेताओं का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो किसान 26 जनवरी की परेड के लिए अपना ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर उतार देंगे। किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने सरकार को तीखे तेवर दिखाए हैं। पर लगातार किसान मौजूद हैं। अब जानना चाहेंगे अभी की स्थिति क्या है। सुबह भी हमने आपसे बात की थी। अभी तो यहीं रहेंगे, ये प्रोग्राम करा के यहीं रहेंगे। अभी अगला जो निर्णय होगा जब तक यहीं रहेंगे। अब तो 26 जनवरी तक की भी बात आ गई। हाँ, 26 जनवरी को परेड में ये सब ट्रैक्टर ट्रॉलियां शामिल होंगी। हाँ, क्या कह रही है सरकार? आपसे कोई बात हुई, कोई नुमाइंदे की? सुबह तो आपने कहा था नहीं हुई है अभी। नहीं, अभी तो नहीं कोई बात हुई सरकार से। आपकी तरफ से कोई लिखित में गया है या फिर सिर्फ मीडिया के माध्यम से जा रहा है? मीडियम के माध्यम से जा रहा है। अच्छा, हम देख रहे थे कि काफी देर तक आप यहाँ पर आज संबोधित कर रहे थे, उसका थोड़ा संक्षिप्त जानना चाहेंगे। क्या कुछ वार्ता में आपने संबोधन दिया है? क्या कुछ किसानों से आपकी यहाँ पर बात हुई है? जो इशू है उस पर बातचीत हुई है सरकार से कि जो एक कानून आए हैं इसमें क्या क्या किसानों को नुकसान होगा, उन सब के बारे में किसानों से पता है। और बहुत किसान भी हैं कि जो जानते ही नहीं कानून के बारे में, उनको पता ही नहीं। उनको तो सीधा ये है कि उनकी फसल का क्या रेट था, उनकी फसल का क्या अब भाव है, सस्ते में उनकी फसल जा रही है। तो उनको ये पता चला है कि जो नया कानून आया है उससे आपकी फसलों के रेट डाउन हो। गृह मंत्री के आप लगातार बयान क्योंकि फॉलो कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया उन तमाम बयानों पर? वे बात करना चाह सरकार तो बात कर लेंगे, लेकिन कंडीशन लगा के कंडीशनल बात नहीं। और फिर प्रधानमंत्री भारत सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं कि जो 3 कानून है उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। तो इसका मतलब बातचीत थोड़ा करनी है हमको तो संशोधन पर कोई बातचीत करनी होगी तो उसी पे ही बात कर सकते हैं। जंतर मंतर या रामलीला ग्राउंड, बुराड़ी तो नहीं जाएंगे? आपने सुबह भी कहा नहीं जाएंगे। अगर ये जंतर मंतर वाली परमिशन नहीं मिल पाती है तो फिर आगे की क्या रणनीति है? हम तो अभी तो यहीं बैठे हैं। यही है। और क्या कुछ? अच्छा, एक चीज बहुत अहम है जो मैंने आपसे सुबह भी पूछी थी। एक थोड़ा असमंजस की स्थिति है, आप खुद ही कह रहे हैं थोड़ा कानून नहीं जानते। एमएसपी को लेकर आपका स्टैंड क्या है? बहुत संक्षिप्त और सरल शब्दों में, क्या कोई दस्तावेज सरकार आपको दे दे, या जो एमएसपी अभी है जिसके बारे में सरकार कह रही है क्या वो प्रॉपर नहीं है? वो एक बार आपके माध्यम से हम समझना चाहेंगे। एमएसपी का मतलब है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक भारत सरकार में कमीशन बना, उसने एक रिपोर्ट दी, भारत सरकार ने वो रिपोर्ट लागू कर दी और एक रेट तय कर दिया कि हर इन फसलों का ये रेट रहेगा, इससे कम पर अगर बिकेगी तो किसानों को नुकसान होगा। तो ये सरकार का दस्तावेज था, सरकार की एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, सरकार ने उसकी खरीद की गारंटी ली। हमने कहा कि सरकार अगर पूरे उसको नहीं भी खरीद रही तो आप ये तो कह सकते हो कोई भी व्यापार करेगा तो इसके नीचे पे खरीद वो नहीं करेगा। हमने ये उससे लिखित में चाहते हैं कि सरकार कहते हैं कि हम इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी, सरकार ने कह दिया है। तो ये नहीं सरकार कह रही, ना लिखित में ऑर्डिनेंस लेकर आ रही, ना इस पे हाउस में कोई बिल पास कर रही। ये हमारा एमएसपी पे कहना। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश हो रही है लेकिन 3 दिसंबर, और किसान कह रहे हैं कि हमसे बातचीत की जाए 3 दिसंबर से पहले ही, लेकिन हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। जो दिक्कत है, किसानों के अपने मुद्दे हैं। अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? टीकरी बॉर्डर पर ऐश्वर्या जैन मौजूद हैं, सिंघू बॉर्डर पर आदित्य नायर लाइव रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। पहले ऐश्वर्या, आपका रुख मैं कर लेती हूं, किस तरह की तस्वीरें अभी हैं? गुस्सा जैसे शाम में बना हुआ था, क्या अभी भी वैसा ही है, या फिर खाने पीने की तस्वीरें सामने आप देख रहे हैं? रात को सोने की तैयारी हो रही है, सुबह की प्लानिंग क्या है?
देखिए साफ तौर पर सीधी तस्वीरें टिकरी बॉर्डर से दिखा रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले कोई संदेश यहाँ पर किसान जो लगातार डटे हुए हैं वो देना चाहते हैं। कल का क्या प्लानिंग है आपका, आप क्या बताना चाह रहे हैं? कल हम जगत गुरु गुरु नानक साहब का प्रकाश पूर्व यहीं टिकरी बॉर्डर पर मनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम सिख धर्म को मानने वाले हैं और हम घरों से दूर हैं। इसी कारण हम घरों से दूर होते हुए अपने गुरु को, गुरु नानक साहब को याद करेंगे। कल हम 9 से 11 बजे तक उनको समर्पित एक सतनाम श्री वाहिगुरु जी का जाप करेंगे, उसके बाद अरदास बेनती करेंगे और प्रसाद बांटेंगे। क्योंकि चाहे हम अपने घरों से दूर हैं, लेकिन हम अपने गुरु से दूर नहीं हो सकते। कल हम अपने गुरु को याद करना चाहते हैं और गुरु को समर्पित नाम जाप करना चाहते हैं। शासन को आपने इस बात की जानकारी दी है? अभी हमने प्रशासन को इसके बारे में बता दिया है कि कल हम 9 से 11 बजे तक ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो प्रशासन को इस बात से संबंधित हमने सूचित कर दिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। देखिए तमाम किसान यहाँ पर आए थे और प्रशासन को जानकारी देने के लिए साफ तौर पर आगे आ रहे थे। टिकरी बॉर्डर की ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ के लाइव विजुअल्स भी आपको दिखा देता हूँ क्या हालात है। अवतेश अगर आप यहाँ पर आए मेरे साथ और दिखाएं कि ये देखिए ये जो बैरिकेडिंग है ये मल्टी लेयर बैरिकेडिंग अभी भी यहाँ पर मौजूद है। एक बैरिकेडिंग के बाद दूसरी बैरिकेडिंग लगाई गई है और किसी भी किसान को यहाँ पर आगे आने की अनुमति अभी भी नहीं मिल रही है। हालांकि बार बार दिल्ली पुलिस बोल रही है कि सुरक्षा के बीच बुराड़ी ग्राउंड पर चलिए, लेकिन क्योंकि किसान संगठनों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर नहीं जाने को तैयार हैं जब तक जो 3 कृषि बिल है और जो बिजली बिल 2020 है उसको वापस नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा दूसरी तस्वीर ये भी देखिए आप, लगातार पुलिस की भारी तैनाती है यहाँ पर, ड्रोन से लगातार सर्विलेंस हो रहा है। जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और इन किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि टिकरी बॉर्डर कल और परसों जिस तरीके की हमने तस्वीरें देखी लगातार उग्र रहा है और इसी वजह से आज जो बैरिकेडिंग है वो लगातार बढ़ा दी गई है। मीडिया को भी अब इस बैरिकेडिंग के आगे अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं नहीं चाहती है पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हाथ में आए। और आप देख सकते हैं कल की तैयारियां गुरुपूरब की है, तो पंजाब से आए सरदारों ने साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया है और किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रशासन को उसकी जानकारी दे दी है और सुबह वो प्रसाद भी बांटेंगे और कहीं ना कहीं गुरु पूरब के लिए तैयारियां भी शुरू कर देंगे। कहा उन्होंने कि घर से दूर हम जरूर हैं लेकिन अपने गुरु से दूर नहीं है। गुरु को याद करते हुए अपना ये आंदोलन हम यूं ही जारी रखेंगे। आदित्य नायर भी हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें कैसी हैं, वहां किसान क्या कह रहे हैं? हालांकि लगातार सरकार की तरफ से वही बात दोहराई गई है। कृषि मंत्री ने फिर से कहा है 3 तारीख बातचीत का न्योता है किसानों को। जी बिल्कुल, 3 तारीख का जो न्योता है वो पहले भी किसानों को दिया गया था। अभी अगर मैं सिंघू बॉर्डर पे जो की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी है उन्होंने यहाँ पे लंगर शुरू कर दिया है। ये जो लंगर है ये किसान जो अपने साथ जो 6 महीने का राशन बता रहे थे उससे अलग एकदम उन्होंने अपनी तरफ से भी सिख गुरुद्वारा कमेटी ने लंगर शुरू कर दिया है। मैं अपने कैमरा पर्सन सुभाशीष को कहूँगा कि आपको ये भी दिखाएं कि कैंप पे यहीं पे सामने ही लंगर बन रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे काफ़ी सारे किसान हैं जो यहाँ पे और बाकी व्यक्ति भी हैं जो यहीं पे आके बैठ के खाना भी खा रहे हैं। इसके अलावा जो पीछे की तरफ जहाँ पे मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा मेरे साथ ही चलते रहें कि पीछे की तरफ जो है यहाँ जहाँ पे ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं वहाँ पर बाकी किसान जो अपने साथ जो राशन लाए थे वहाँ से भी जो अपना खाना बना रहे हैं वो काफ़ी है। जो किसान हैं जो खाना बना रहे हैं, इन सबका किसानों का कहना यही है कि जब ये 300 किलोमीटर खुद आगे आ सकते हैं, दिल्ली के बॉर्डर तक आ सकते हैं, तो क्या प्रशासन या केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो 15 या 20 किलोमीटर आगे आके इनसे मुलाकात करके यहाँ पे मीटिंग नहीं कर सकते? इनका कहना है कि जब तक जंतर मंतर या रामलीला मैदान में इनको एंट्री नहीं मिलती है तब तक ये नहीं जाएंगे, क्योंकि बुराड़ी जो इलाका जो है इनके लिए ये दिल्ली से बाहर है। उनका कहना यह है कि बुराड़ी कहीं ना कहीं दिल्ली के आउटर स्कर्ट्स में है और उसको वो दिल्ली नहीं मानते हैं। तो जब तक ये केंद्र के आसपास नहीं पहुंच जाते, दिल्ली के सेंटर के आसपास नहीं पहुंच जाते, इनकी जो पूरी जो फाइट है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल आदित्य, आपके पीछे की तस्वीरें हम देख भी रहे हैं। एक साथ इकट्ठा होकर जमीन पर बैठकर इस वक्त खाना खाया जा रहा है। आंदोलन कहीं से कहीं तक कमजोर होगा नहीं। 4 से 6 महीने का राशन किसान अपने साथ लेकर आए हैं। किसानों का कहना यह है बुराड़ी ग्राउंड कोई ओपन ग्राउंड नहीं है, वो तो जेल है एक तरीके से, वहां हम जाएंगे नहीं। जाना है तो रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर जाएंगे। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आए, बात करे और हमारी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन हमें मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या, साथ ही आदित्य नायर इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।
उधर हैदराबाद निकाय चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में अमित शाह ने रोड शो कर बीजेपी की शक्ति का एहसास कराया। रोड शो की शुरुआत अमित शाह ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की बात की। तो क्या चार मीनार से सटे भाग्यलक्ष्मी मंदिर से बीजेपी का भाग्य खुलेगा? गृह मंत्री ने हैदराबाद में बीजेपी की सियासी ताकत दिखाने के लिए रोड शो किया। तेलंगाना में सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हैदराबाद निकाय चुनाव में कमल खिलाने के उद्देश्य से बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेता दिल्ली से हैदराबाद की परेड कर रहे हैं। अमित शाह ने भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सिकंदराबाद रोड पर शक्ति प्रदर्शन किया। अमित शाह के रोड शो में भारी भीड़ दिखाई दी। कार्यकर्ताओं की भीड़ से गदगद बीजेपी ने इस बार ऐलान कर दिया कि हैदराबाद का अगला मेयर बीजेपी से ही होगा और मोदी है तो ये मुमकिन है। मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। चाहे 2014 का हमारा घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, हमने सारे वादों पर अमल किया है। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती है। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है कि आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? रोड शो से पहले अमित शाह चार मीनार से सटे भाग्यलक्ष्मी मंदिर गए, जहां उन्होंने मां भाग्यलक्ष्मी की पूजा अर्चना कर आरती की। इस दौरान उनके साथ विधायक दिखे। यूं तो चार मीनार से सटा ये मंदिर छोटा सा ही है, लेकिन चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी इसे सुर्खियों में ला रही है। और उधर हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने रोहिंग्या के मसले पर ओवैसी पर हमला बोला, तो शाम होते होते ओवैसी ने पलटवार भी कर दिया। तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और ये एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। पार्टी के कोई बच्चे से पूछ लो, उन्हें ही बिल बिला रहा था, ये उन्हें ही बिल बिला रहा था। रोहिंग्या पाकिस्तान, उससे पूछ लो, आप बताओ कितने नाम है, क्या है। आपकी पार्टी ने कहा कि पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये पहली हुकूमत है जो भारत के एक शहर के रहने वालों को पाकिस्तानी, अफगानी कह रही है। क्या ये बीजेपी का कल्चर है कि जो इस इलाके में रहने वाले मुसलमान भी है, हिंदू भी है, दलित भी है, ईसाई है, सिख है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, बंगाली है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला ये पुराने शहर की आवाम इस तौहीन का जवाब 1 दिसंबर को देगी और बताएगी कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे थे ना, हम डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करके दिखाएंगे बीजेपी के खिलाफ 1 दिसंबर को इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनते ही बरेली में पहला मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक पर लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा था। केस दर्ज हुआ और लड़के की गिरफ्तारी की गई। उत्तर प्रदेश में बरेली में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज किया गया है। दरअसल बरेली के देवरनिया गांव के रहने वाले टीकाराम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि गांव के ही रहने वाला दूसरे धर्म का एक युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि शरीफनगर गांव के रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने उनकी बेटी के साथ जान पहचान बढ़ाई और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अभी भी दबाव बना रहा हूँ और फिर उसे रास्ता में घेर दो और स्कूल जाती जब घेर दो उसे बहला फुजला को ले गो और उसने फरार कर दिया यहाँ से। फिर हम लोगों को पता चली, फिर हम वहाँ से उसे के लिए लाए के फिर पुलिस में ला गया। फिर हमने उसके अपने पुलिस ने हाथ दे दिया और फिर अब हम अपने घर ला गए, हमने उसकी शादी कर दी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी उवैस अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थाना देवरनिया में कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक लड़का एक लड़की को जिसे वो पहले भी भगा ले गया था, अपहरण कर लिया था। इस लड़की के खिलाफ पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था। तो उस लड़की को ऊपर दबाव बना रहा था धर्मांतरण करने का और शादी करने का। तो उसके तहत जो है लड़की की पिताजी ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी। हालांकि इसमें कहीं भी लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद ये कानूनी रूप ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बरेली में लव जिहाद पर पहली एफआईआर पर वीएचपी के आलोक कुमार ने क्या कहा, सुनिए आप। देश की सरकार को बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहता हूं। इस देश में धोखे से, लालच से, दबाव से, भय से धर्मांतरण की प्रक्रिया को रोकना जरूरी हो गया है। और इसी तरह से हिंदू लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होना, उनको धोखे से शादी करना, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर दूसरी आइडेंटिटी ओढ़कर प्रेम के जाल में फंसा करके शादी करना, शादी के लिए दबाव बनाना, ये एक ऐसे रिश्ते बड़े घाव हो गए जिनका इलाज करना जरूरी है। लव जिहाद से बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा। दिवंगत संगीतकार वाजिद की पारसी पत्नी कमल रुख ने आरोप लगाया है कि उसके ऊपर धन परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना काल में हमने न जाने कितने कलाकारों को खो दिया। इसमें से एक नाम संगीत की दुनिया की मशहूर जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद का भी रहा। वाजिद खान का लंबी बीमारी के बाद 1 जून 2020 को निधन हो गया। इसी के बाद से साजिद वाजिद की मशहूर जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। मगर वाजिद के निधन के बाद उनकी पत्नी कमल रुख का जीवन मुश्किलों से भरा नजर आ रहा है। कमल रुख ने वाजिद के परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मेरा नाम कमाल रुख खान है और मैं दिवंगत संगीतकार वाजिद खान की पत्नी हूँ। शादी से पहले मैं उनके साथ 10 साल के रिश्ते में थी। मैं पारसी हूँ और वो मुस्लिम थे। हमें कॉलेज स्वीटहार्ट कहा जाता था। यहाँ तक कि जब हमने शादी की तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत की। मैं इस पर अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ कि किस तरह से मुझे इंटरकास्ट शादी करने के बाद धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। वाजिद खान की पत्नी कमल रुख ने सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें वाजिद के परिवार द्वारा जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूलने के लिए कहा जा रहा है। जहां एक तरफ वे अपने पति के निधन की पीड़ा के बाहर नहीं निकल पाई हैं, वहीं दूसरी तरफ वाजिद के परिवार द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। एक तरफ पूरे देश में लव जिहाद का मुद्दा गर्म है, कई राज्यों में कानून लाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में दिवंगत वाजिद की पत्नी कमल रुख का बयान क्या रंग लाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। कल पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी काशी में 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं और दीप जलाकर दीपोत्सव की शुरुआत भी करेंगे।
कल वाराणसी के घाट लाखों दियों से जगमगाएंगे। पीएम मोदी यहां सोमवार रात 9 बजे तक रुकने वाले हैं। पीएम के वाराणसी दौरे को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। इस दौरान लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी पेश की। मुस्लिम समुदाय के लोग घर घर जाकर दिया और तेल बांट रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि देव दीपावली के दिन दिए जलाकर पीएम का स्वागत किया जाए। मुंबई में हुए एक हादसे के वीडियो ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। धारावी इलाके में एक 5 साल के बच्चे की लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई। यह हादसा ऐसे लोगों के लिए एक सबक भी है जो कि बच्चों को अकेले लिफ्ट में भेजने की लापरवाही दिखाते हैं। लिफ्ट के अंदर मौजूद सीसीटीवी कैमरे में इस हादसे की तस्वीरें कैद हैं। हादसे का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। वीडियो में साफ नजर आया कि 5 साल का एक बच्चा अपनी 2 बहनों के साथ लिफ्ट में चढ़ा। मोहम्मद हुजैफा अपनी 7 साल की बड़ी बहन और 3 साल की छोटी बहन के साथ लिफ्ट से 4थी मंजिल के अपने फ्लैट पर जा रहा था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब लिफ्ट 4थी मंजिल पर पहुंची तो बड़ी और छोटी बहन ग्रिल और लकड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। लेकिन मोहम्मद हुजैफा ग्रिल बंद करने के लिए ठहर गया। ग्रिल बंद करने के बाद वो बाहर निकल पाता उससे पहले ही ग्रिल से सटा लकड़ी का दरवाजा बंद हो गया। हुजैफा ग्रिल और लकड़ी के दरवाजे के बीच में फंस गया और तभी लिफ्ट चल पड़ी। ग्रिल और दरवाजे के बीच दब चुका हुजैफा लिफ्ट में घसीटता चला गया। इस हादसे में उसके सर पर काफी चोट आई है। हादसे के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने हुजैफा को बाहर निकाला और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस मामले को दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। उधर मुंबई में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त है। मुंबई में आने वाली गाड़ियों की मुस्तैदी से जांच हो रही है। केसेस की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। जहां पर जब से लॉकडाउन को ईज किया गया था, यानी कि जब से लोगों को सहूलियत दी गई थी, तब से देखा जा रहा है कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जब से दिवाली का त्यौहार बीता है, तब से कोरोना वायरस के केसेस में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई के एक टोल नाका पर, जहाँ आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुंबई के अंदर बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनकी संख्या कितनी बढ़ गई है। हालांकि कई लोग आपको अभी भी ऐसे मिलेंगे जो कि मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जहां एक ही रिक्शा के अंदर पहले 1 से 2 लोग अलाउड थे, लेकिन अब 3-3, 4-4 लोग भर के रिक्शे के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। मास्क की सुविधा भी काफी कम हो गई है। यहाँ पर कुछ कर्मचारी आपको नजर आएंगे जो कि यहाँ पर खड़े हैं इसलिए कि मास्क पहनना कंपलसरी हो, ये लोगों को बताया जा सके। लगातार जो लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें फाइन भी देना पड़ रहा है। इसके अलावा देखने को ये मिल रहा है कि लगातार जो मुंबई में केसेस कम हो रहे थे, अब वो केसेस काफी ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। जिन गाड़ियों के पास कोई रीजन है मुंबई की मुख्य मुंबई में आने का, उन्हीं को यहाँ पर अंदर आने की अनुमति दी जा रही है, जहाँ पर मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया गया है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि पिछले 24 घंटों में मुंबई के अंदर 1065 नए मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 17 की मौत भी हो चुकी है। बताना चाहेंगे कि मुंबई में मरीज के दोहरीकरण की अवधि कम हो गई है। 300 दिनों की अवधि कम कर दी गई है। मुंबई में मरीज के दोहरीकरण की अवधि अब 196 दिनों से कम हो गई है, जहां पिछले कुछ दिनों में कोरोना के रोगियों की संख्या लगातार काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसी बीच में बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र प्रशासन ने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं एहतियातन, जहां पर कुछ स्टेट्स जहां पर कोरोना के केसेस ज्यादा है, वहां से आने वाले लोगों की कोविड की रिपोर्ट चेक की जाएगी, उनका टेस्टिंग किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये एक अलर्ट साबित हो सकता है मुंबई के लिए, क्योंकि देश भर में सबसे ज्यादा केसेस कोरोना के कहीं थे तो वो मुंबई शहर पूरे महाराष्ट्र में थे। जिसके बाद अब जब दोबारा से कोरोना की इस नई लहर के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या भी बढ़ रही है, तो महाराष्ट्र प्रशासन को अब दोबारा से एक कठोरता अपने नियमों और कानूनों में कोरोना को लेकर लाने की सख्त जरूरत है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। मुंबई से जुड़ी रिपोर्ट आपने देख ली। उधर दिल्ली में कोरोना को लेकर टेंशन बहुत ज्यादा है। हालांकि पिछले 24 घंटों में मौत का आंकड़ा जरूर कम हुआ है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 68 मरीजों की मौत हुई है, जो पिछले दिनों करीब 100 थी या 100 से ज्यादा थी। यह आंकड़ा 7 नवंबर के बाद सबसे कम है। इसके अलावा लगातार दूसरे दिन नए संक्रमण के मामले 5000 से नीचे आ गए हैं।
पिछले 24 घंटों में 4,906 नए केस सामने आए हैं। लगातार दूसरे दिन पॉजिटिविटी रेट 8% से नीचे रहा। अभी तक के आंकड़े तो ऐसा लग रहा है कि डराने वाले नहीं हैं, थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपके लिए टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि बीच में भी केसेस कम हुए थे लेकिन फिर से बढ़ गए। कोरोना महामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया है। कौन कौन से फैसले हैं आपको जानने चाहिए। सरकारी दफ्तरों में 50% स्टाफ को बुलाया जाए, ये एक एहतियात रखा जाए, जबकि 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करे। साथ ही साथ ग्रेड 1 और उससे ऊपर के रैंक के जो अधिकारी हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी स्टाफ पर ये फैसला लागू होगा। सरकार का ये आदेश जरूरी सर्विसेज वाले विभागों पर भी लागू हो, ऐसी अभी कोई प्लानिंग नहीं दिख रही है, उन पर ये लागू नहीं होगा। प्राइवेट कंपनियों को भी दफ्तर में स्टाफ कम रखने की सलाह दी गई है और ये सभी गाइडलाइंस, सभी सलाह सिर्फ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दी गई हैं। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद हंगामा तेज है। पाकिस्तान की इस महिला का आरोप है कि बाबर ने शादी का झांसा देकर 10 साल तक यौन शोषण किया। हमीजा नाम की इस महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबर पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। कहा है कि स्कूल के दिनों में ही उसकी बाबर से दोस्ती हुई और 2011 में शादी करने के मकसद से घर से भाग गए क्योंकि दोनों के ही परिवारों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। महिला का आरोप है कि पाकिस्तान टीम में चुने जाने के बाद बाबर का बर्ताव बदलने लगा। महिला ने दावा किया कि 2015 में बाबर ने उसका अबॉर्शन करवाया और मारपीट की। आरोप है कि इसके बाद बाबर ने अपना फोन नंबर भी बदल लिया और इस साल महिला से शादी करने से साफ मना भी कर दिया। महिला ने बाबर आजम को सजा देने के साथ साथ कप्तानी से हटाने की मांग भी कर दी है। मेरे साथ ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताती चलूं कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक आज कल से नहीं है। मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक नहीं था और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। आप तो हम सब तमाम सहाफ़ी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप हर हाल में मुझे इंसाफ दिलाएंगे ताकि आइंदा कौम की किसी बेटी के साथ इस तरह की ज्यादती ना हो जो मेरे साथ हुई है। हुए बड़ी खबर बॉलीवुड से जुड़ी हुई मशहूर अभिनेता राहुल रॉय को ब्रेन स्ट्रोक आया है। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। फिल्म एलएसी की शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से तबीयत खराब हो गई और फिर उसके बाद नानावटी अस्पताल के आईसीयू में उन्हें रखा गया है। आशिकी फिल्म आपको याद होगी, अपने अच्छे अभिनय के लिए जाने जाते हैं राहुल रॉय। काफी फेमस ये फिल्म रही थी, इसके गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। राहुल रॉय जो कि एलएसी की शूटिंग कर रहे थे, एलएसी फिल्म एक बन रही है, उसी की शूटिंग में बिजी थे और अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल पहुंचाया गया तो मालूम हुआ ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और अब नानावटी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उन्हें रखा गया है, इलाज चल रहा है। हालांकि अभी ट्रीटमेंट का फायदा कितना पहुंचा है, कैसी हालत है, क्या तबीयत है, ये कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जैसे कि अपडेट मिलेगा अपने दर्शकों को बताएंगे हम। राहुल रॉय आशिकी फेम एलएसी की शूटिंग में बिजी थे, एलएसी फिल्म, और अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी जिसके बाद अचानक जो आसपास स्टाफ मौजूद था, जो मेंबर्स साथ में मौजूद थे, वो अस्पताल लेकर पहुंचे। नानावटी अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। हालांकि काफी लंबे वक्त से वो फिल्मी पर्दे से दूर भी रहे हैं, एक लंबा गैप रहा है और अब एलएसी की शूटिंग उनकी चल रही थी। लंबे वक्त के बाद वो बड़े पर्दे पर दिखाई देते भी। श्वेता वर्मा ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, राहुल रॉय की तबीयत को लेकर जानकारी कुछ मिल पा रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभिनेता राहुल रॉय की तबीयत को लेकर अभी तक ये माना जा रहा है, हालांकि औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अब उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। ये दरअसल अपनी शूटिंग कर रहे थे आगामी फिल्म एलएसी लिव द बैटल की, कारगिल में थे और उसी दौरान इन्हें दिल का दौरा पड़ा और श्रीनगर से इन्हें सीधा लेकर आया गया मुंबई और ये मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती हैं फिलहाल। डॉक्टर्स से कुछ बात हो पाई क्या? डॉक्टर्स कब तक बता पाएंगे हालत को लेकर? हालत स्टेबल है, कुछ सुधार हो रहा है ट्रीटमेंट का?
जी देखिए, सबसे पहले तो उनकी जब ये तबीयत नासाज हुई, इस पे सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बेहद ठंड माहौल है वहाँ पर, इसके चलते उन्हें दिल का दौरा पड़ा और जैसे ही उन्हें फिर मुंबई के अस्पताल लाया गया, एक डॉक्टर की टीम उनकी तबीयत की देखरेख कर रही है। साथ में अब तक कोई रिलीज नहीं किया गया है स्टेटमेंट किसी भी तरीके का उनके हेल्थ अपडेट को लेकर, और साथ में जो इनकी पूरी टीम है वो ये देखरेख कर रही है कि अभी इनकी स्टेबल हालत बनी हो। और ये 92 साल के अभिनेता अपने फिल्मी करियर की इनकी बात की जाए तो आशिकी से लेकर कई इन्होंने ऐसी फिल्में दे रखी है जो सदाबहार रही हैं अभी तक बॉलीवुड में। नजर आप बना के रखिएगा श्वेता, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। अगली बड़ी खबर मिल रही है मराठा आरक्षण को लेकर। मराठा क्रांति मोर्चा ने घोषणा की है, ये बड़ा अपडेट। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मराठा आरक्षण को लेकर 8 दिसंबर आंदोलन की एक तरीके से चेतावनी दी है, भूख हड़ताल पर बैठने की बात कही है मराठा क्रांति मोर्चा, जो कि मराठा आरक्षण की मांग कर रहा है और कहना यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर धरना देंगे। उधर छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने एक बार फिर से हिमाकत की है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कोबरा 206 बटालियन के जवानों पर आईईडी से हमला किया और इस हमले में असिस्टेंट कमांडेंट नितिन शहीद हो गए, जबकि 10 सीआरपीएफ के जवान जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी जवान रात में 10 बजे ऑपरेशन से लौट रहे थे, तभी ताईमेटला इलाके के पास नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया और अचानक से हमला कर दिया। सीआरपीएफ की पूरी टुकड़ी वहां से गुजर रही थी सुकमा में और तभी नक्सलियों ने अचानक से अटैक किया। 206 बटालियन के जवान थे, नक्सलियों ने निशाना बनाते हुए हमला किया। 10 जवान इसमें जख्मी हुए हैं, जबकि असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर शहीद हो गए हैं। इसी खबर के साथ आंख कान खोल के मैं अभी